नमस्कार। आज मैं फिर आपको अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज का वाकया लखनऊ के मड़ियांव थाने का है। तारीख है 5 अप्रैल 1997, यानी 5 अप्रैल 1997। मड़ियांव थाने के पीछे ही मड़ियांव गांव है। वहां से एक राम आसरे थाने पर पहुंचे। बात होगी शाम को 9 बजे, 8 या 9 बजे की। उन्होंने आके थानाध्यक्ष को बताया कि साहब मेरे भाई फकीरे को मैंने देखा, वो गांव के बाहर बने हुए चबूतरे पर उनकी लाश पड़ी हुई है। पहले मैं ये समझा कि शायद वो सो रहे हैं। नज़दीक जाकर देखा तो कमर के नीचे बहुत ढेर सारा खून उनके कपड़ों में लगा हुआ है। मुझे अंदाजा है कि शायद उनकी हत्या हो गई है। उनके 3 लड़के हैं। मैंने इन तीनों को बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिले। लिहाजा मैं इस हत्या की सूचना देने थाने पर आया हूं। सूचना हत्या की थी, थाने के पीछे ही गांव की थी, इसलिए थानाध्यक्ष अपने दल बल के साथ सीधे वहां पहुंच गए। पूरा गांव फकीरे के घर के सामने उस चबूतरे के आसपास इकट्ठा था। 60 वर्षीय फकीरे का शव पड़ा हुआ था। गले में उसके फकीरे के जानवरों को बांधने वाली रस्सी फंदे की तरह कसी हुई थी, और जिस खून का जिक्र उनके भाई ने बताया था, राम आसरे ने, उसे ध्यान से देखा गया तो फकीरे के प्राइवेट पार्ट्स को पूरी तरह काट दिया गया था। ढूंढा गया, वहां से करीब 60-70 मीटर की दूरी पर प्राइवेट पार्ट्स मिल गए, जिसकी वजह से वो पूरा कमर के नीचे जो भी उसने लुंगी या धोती पहन रखी थी वो पूरी तरह से ब्लड स्टेन थी, खून से सनी हुई थी। पूरा गांव इकट्ठा था और गांव वाले सब आपस में काना फूंसी भी कर रहे थे। वो इसी हत्या, इसी व्यक्ति और इसके पीछे के कारणों के बारे में बता रहे थे। इसलिए पुलिस को बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी ये पता करने में कि यह हत्या क्यों हुई या इसके हत्यारे कौन हैं। पूरा गांव फकीरे की तरफ ही बोल रहा था। फकीरे मतलब मृतक की तरफ से ही बोल रहा था कि इसकी बेचारे की क्या गलती थी। लड़कों ने बिना बात के इसकी हत्या कर दी। किसी से प्यार मोहब्बत करना कौन सा गुनाह है, वो भी इस उम्र में, क्योंकि मृतक की उम्र करीब 60 साल थी। पुलिस को पता लग गया कि इसके लड़कों ने ही इसकी हत्या की है। प्यार मोहब्बत की बात आई तो पुलिस की समझ में आ गया कि शायद किसी अवैध संबंध की बात होगी, तभी इसके प्राइवेट पार्ट्स को काट कर निकाल दिया या फेंक दिया। उसके तीनों लड़कों को थोड़े प्रयास के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। राम लखन 38 वर्ष, प्रेम कुमार 35 वर्ष और प्रमोद 30 वर्ष। लड़कों ने बताया कि मेरे पिता के अवैध संबंध पास के गांव सैदपुर के रहने वाली पलटू की पत्नी से हो गए थे। यह बात मुझे ही नहीं, पूरे गांव को पता थी। गांव में हम लोग जहां जहां भी जाते थे, लोग हम लोगों को ताने मारते थे, और ये ताना सुन सुन के हम लोग परेशान हो गए थे। पुलिस ने कहा कि ठीक है, लोगों का काम है, वो ताने मारेंगे। अगर उनको इस बात का पता है तो ताने मारेंगे। इसमें ऐसा क्या था तुमने बाप को मार दिया? उसने कहा साहब, पिछली होली हम लोग कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि होली के दिन आप सब जानते हैं कि पूरा गांव इकट्ठा होता है, और हमारे यहाँ भी सब इकट्ठा थे। शराब पी गई थी, और फाग, जो गाना होली के दिन गाया जाता है, फाग या फगुआ कहते हैं या होली कहते हैं, वो फाग गाया जा रहा था। लड़कों ने बताया कि साहब फाग जो है वो कुछ लोगों के नाम लेकर बहुत ही अश्लील शब्दों की तुकबंदी से मनाया जाता है। कुछ कुछ तो बहुत
अच्छे फाग, अच्छे विचार वाले होते हैं, लेकिन हम लोगों के गांव में बहुत ही अश्लील तुकबंदी से बने हुए फाग के गाने हैं और पूरा गांव शराब पीकर उसी गाने को सुनकर नाचता था। ये कोई नई बात नहीं थी कि वहाँ अश्लील गाने, अश्लील शब्दों का प्रयोग करके हुरियारे जो होते हैं, जो गाने वाले होते हैं, होली के दिन होली के गीत जो गाते हैं स्थानीय, वो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करें, ये नई बात नहीं थी, ऐसा उन्होंने बताया। लेकिन उस दिन हम तीनों लोग उस फाग में मौजूद थे, क्योंकि पूरा गांव इकट्ठा होता है, और उसी में हुरियारों ने मेरे पिता और पलटू की पत्नी का नाम ले लेकर बहुत ही अश्लील शब्दों में तुकबंदी की थी। हम लोग सुन रहे थे, लेकिन ना हम कुछ कह सकते थे, ना कुछ हम कर सकते थे। गांव पूरा इकट्ठा था और सब हंस रहे थे, सब तालियां बजा रहे थे जब हुरियारे इस संबंधों की तुकबंदी अश्लील शब्दों से कर रहे थे। मेरे पिताजी वहां पर नहीं थे, हम ही लोग थे, और हम लोग शर्म के मारे सिर नीचे करके हुरियारों की बात सुन रहे थे। अगले दिन पिताजी घर पर आए। हम लोग उनका इंतजार ही कर रहे थे। आते ही हम लोगों ने बताया कि कल हुरियारों ने जो फाग या जो फगुआ या जो गीत गाया, वो सुनकर हम लोगों को बहुत शर्म आई, लेकिन पूरा गांव उसे सुन सुनकर मजा ले रहा था, हंस रहा था। पिता ने कहा कि हाँ, मुझको भी पता लगा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, मैं उसके पास जाता हूं, ना तो चोरी छिपे जाता हूं और ना ही वो मुझसे चोरी छिपे मिलती है। तुम लोग मेरा जरा सा भी ख्याल नहीं करते। तुम्हारी मां के मरने के बाद वो मेरा पूरा ख्याल करती है, और उसके पति के मरने के बाद उसके बच्चे भी उसका ख्याल नहीं करते, हम उसका पूरा ख्याल करते हैं। उसके घर में किसी को आपत्ति नहीं है। तो ये लोग कौन होते हैं इस तरह से हंसी उड़ाने वाले? मैं कुछ गलत नहीं करता था। हम दोनों एक दूसरे का सहारा हैं, और तुम लोग अपना काम करो। जो लोग कह रहे हैं उनको कहने दो। न तो इसमें कोई शर्म की बात है, न इसमें कोई आपको परेशान होने की बात है। बड़े बेटे राम लखन ने पुलिस को बताया कि हम लोगों को काफी दिनों से ये शंका थी कि मेरे पिताजी उसके प्रेम में इतना डूब गए हैं कि किसी न किसी दिन वो पूरी जमीन और पूरी जायदाद उसके नाम कर देंगे और हम लोग सड़क पर आ जाएंगे, या वो महिला इनको बहला फुसला कर इनकी जमीन जायदाद सब लिखा लेगी और हमारे लिए बहुत मुश्किल समय आ जाएगा। उस दिन मौका था, हम तीनों भाई बोल रहे थे। मैंने उनसे कहा कि आप 60 साल के हो गए हैं और शक्ल सूरत से आप दिलीप कुमार भी नहीं हैं कि वो आप पर लट्टू होके आपसे प्यार करने लगी है। उसकी नजर सिर्फ आपकी जमीन जायदाद पर ही है। हम लोग सब जानते हैं वो आपसे कतई प्रेम नहीं करती, आपकी दौलत, आपकी जमीन, आपकी जायदाद से प्रेम करती है। जिस दिन वो लिखा लेगी, जिस दिन आप लिख देंगे, उस दिन आपकी अकल ठिकाने आ जाएगी। तब उन्होंने कहा कि तुम लोगों को गलतफहमी है, वो कभी ऐसा नहीं करेगी। कल तुम लोग तीनों लोग मेरे साथ तहसील चलो। मैं अपनी सारी जमीन जायदाद तुम लोगों के नाम कर दूंगा, ताकि तुम्हारी ये गलतफहमी तुम्हारे दिमाग से निकल जाए कि ये जमीन मैं किसी और को, ये मकान मैं किसी और को लिखने वाला हूं या उसके नाम करने वाला हूं। अगले दिन वो हम तीनों लोगों को लेके तहसील गए। उनके जानने वाले पुराने वकील थे। उन्होंने हम तीनों के नाम अपनी एक वसीयत कर दी कि जब तक वो जीवित हैं तब तक ये उनके नाम रहेगी, और उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने हिस्सा बता दिया कि इसमें कौन सा किसके हिस्से का कितनी जमीन है।
इन्होंने कहा हम लोगों को फिर ये शंका खत्म हो गई कि वो महिला इनसे जमीन लिखवा लेगी। उसमें दो, एक गांव के बुजुर्ग आदमी और एक वकील जो हमारे भी जानने वाले थे, उनको गवाह बनाया गया। लेकिन उसके बाद भी मेरे पिता का उस महिला के यहां आना जाना न तो बंद हुआ, न किसी भी तरह से कम हुआ। और जैसा बताया उसने पहले कि उसकी माँ का, लड़कों की माँ का देहांत भी कुछ साल पहले हो गया था, और उधर पलटू का भी देहांत कुछ साल पहले हो गया था। फिर तीनों बताने लगे कि गांव वालों के तानों से जीना दुश्वार हो गया था। हम लोग इतना परेशान हो गए थे इन तानों से कि हम लोग गांव के बाहर त्रिवेणी नगर के पास एक कच्चा मकान लेकर उसमें रहने लगे। बहुत कम हम लोगों ने गांव आना जाना कर दिया, बहुत कम आने जाने लगे, ताकि लोगों से सामना न हो और उनके ताने सुनाई न पड़े। हम लोग जहां रहते थे वो जगह छोटी थी और वहां एक साथ रहने में बहुत परेशानी हो रही थी। एक दिन हम लोगों ने बैठ के विचार किया कि ये सारा झगड़ा उस महिला की वजह से है। अगर उस महिला को मार दिया जाए तो न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। ये कहां जाएंगे, ये किससे मिलेंगे, किसको लिख देंगे। प्लान बनाया गया। त्रिवेणी नगर के एक पड़ोसी से ही 1200 रुपए में 315 बोर का एक कट्टा खरीदा गया। 2 गोलियां उसने हमको उसी 1200 रुपए में दे दी। एक गोली उसमें डाल दी और ये बताया कि कैसे कैसे इसको चलाया जाएगा, क्योंकि हम तीनों में से किसी ने पहले कभी कट्टा नहीं चलाया था, लेकिन बहुत ज़रूरी हो गया था, इसलिए वो कट्टा लिया गया। हम तीनों एक साथ गांव सैदपुर पहुंचे और उस महिला के घर के आसपास चुपचाप खड़े रहे कि शाम को जब वो शौच के लिए निकलेगी, हल्का अंधेरा होने के बाद हम उसका पीछा कर लेंगे और उसे गोली मार के भाग आएंगे। धुंधलका होते ही वो महिला बाहर निकली। सबसे छोटा वाला प्रमोद, कट्टा उसके हाथ में था, वो दबे पांव उसके पीछे चल दिया। उससे गलती ये हुई कि बिना नजदीक गए हुए दूर से ही उसने कट्टा उसके ऊपर, गोली उसके ऊपर चला दी। गोली उसको लगी नहीं। आवाज सुनकर वो वहीं पर गिर पड़ी। थोड़ी देर में उठ के भागने लगी, लेकिन गोली की आवाज सुनते ही पूरा गांव बाहर आ गया। और गांव वालों ने हम तीनों को दौड़ा लिया। प्रमोद से वो कट्टा भी वहीं छूट गया। किसी तरह हम लोग वहां से जान बचाकर भागे और वहां से सीधे लखनऊ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर पहुंच गए। शाम हो चुकी थी। रात में हम लोग वहीं किसी तरह सोए, किसी तरह रात काटी कि जरूर रात भर में पुलिस घर पर त्रिवेणी नगर आ जाएगी। पता सबको था हम लोग कहाँ रह रहे हैं। बताया उनको ये था कि यहाँ से जाने में मजदूरी के लिए और फिर कहीं पर काम करने में बहुत देर हो जाती है। वहीं रह के त्रिवेणी नगर में ही एक लेबर मार्केट लगती है, रोज़ सुबह 6 बजे। वहीं हमको काम मिल जाता है और वहीं से हम कुछ 4 पैसे परिवार के लिए कमा लेते हैं। मेरे पिताजी को जैसे ही ये पता लगा कि ये घटना हुई है सैदपुर में, वो भागकर सैदपुर पहुंचे। गांव वालों ने पूरी बात बताई, क्योंकि कई लोगों ने हम लोगों को पहचान भी लिया था। पिताजी ने वो कट्टा मंगवाया जो वहां गिर गया था और वो कट्टा लेकर सीधे मड़ियांव थाने गए। थाने पर उन्होंने थानाध्यक्ष को बताया कि साहब ऐसे ऐसे मेरे गांव में कोई आया था, गलती से उससे संभवतः कट्टा चल गया था, इसलिए आवाज हुई थी, लोग बाहर निकले तो ये कट्टा वहां पर पड़ा हुआ मिला। या जो भी बात उन्होंने ऐसी बताई कि थानाध्यक्ष कन्विंस हो गए कि ऐसी कोई गंभीर घटना नहीं हुई है।
किसी को गोली नहीं लगी गई है, किसी को एम करके गोली नहीं मारी गई है और किसी का नाम भी पता नहीं लग पाया। हालांकि थानाध्यक्ष को किसी को मौके पर भेज के पूरी बात पता करनी थी। कोई मौके पर गया होता तो तीनों का नाम जरूर पता लग जाता, लेकिन चूंकि किसी को लगी नहीं थी गोली, कोई बात हुई नहीं थी, थानाध्यक्ष ने भी कहा रात गई बात गई, कौन इस चक्कर में पड़ेगा। अगले दिन हम लोग त्रिवेणी नगर जब पहुंचे तो दूर से ही हम लोगों ने लोगों से पता किया कि कहीं रात में पुलिस आई तो नहीं थी। लोगों ने बताया कि नहीं, पुलिस नहीं आई थी। एक एक करके हम तीनों लोग फिर अपने कमरे में पहुंचे। डर भी लग रहा था कि किसी भी वक्त पुलिस आ जाएगी। हम लोग अपने कमरे पर पहुंचे ही थे कि थोड़ी देर में मेरे पिताजी आ गए। वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे और बोले कि जब सारी जमीन जायदाद तुम लोगों के नाम वसीयत कर दी तो फिर तुम लोग उसको मारने क्यों गए? क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? जमीन तो मेरी थी। तुमको क्या लगता है मुझे पता नहीं लगा? पूरा गांव तुम लोगों का नाम लेके बता रहा है। किसी तरह थाने पे जाके मैंने मामले को रफा दफा कराया है, लेकिन अब बहुत हो गया। आज चूंकि शनिवार है, कल इतवार होगा, मैं वकील के पास गया था, आज देर हो गई। सोमवार को मैं तहसील जाकर अपनी नई वसीयत दाखिल करूंगा। वसीयत जो लेटेस्ट होती है वो मानी जाती है। खतौनी जो पुरानी हो और वसीयत जो नई हो वो स्वामित्व का निर्धारण करती है। मान लिया 3 वसीयत किसी व्यक्ति की है, 2 साल पहले, 3 साल पहले और एक वर्तमान की, तो जो अंतिम वसीयत है वही प्रमाणिक मानी जाएगी। उसने कहा कि मैं सोमवार को जाके अपनी वसीयत बदलवाऊंगा और तुम लोगों के नाम अब मैं कतई जमीन वसीयत नहीं करूंगा, मेरी जिसको मर्जी होगी उसको दूंगा। ये तो अच्छा था कि वकील साहब ने उसमें लिखवा दिया था कि जब तक मैं जीवित हूं तब तक तुम लोग इस जमीन को बेच नहीं सकते, वरना तुम लोग अब तक इस जमीन को बेच चुके होते। वकील ने मुझे सारा रास्ता बता दिया है और यह कहा है कि सोमवार को आइए, नई वसीयत दाखिल कर देंगे। राम लखन ने बताया कि जब हम लोगों ने यह सुना तो हम तीनों के होश उड़ गए। हम लोगों ने यह कभी नहीं सोचा था कि मेरे पिताजी ऐसा भी कर सकते हैं। हम तीनों ने उनसे माफी मांगी, बहुत बहुत माफी मांगी, लेकिन वो गुस्से में उठकर वहां से चले गए। हम लोग भी उनके पीछे पीछे लपके, वो सीधे घर आ गए। हम लोग भी घर के भीतर माफी मांगते हुए घुसे। हम लोगों के पास वक्त कम था कि आज तो यहां हैं, हो सकता है कल उसके पास रहें और वहीं से तहसील चले जाएं, बहुत नुकसान हो जाएगा। हम तीनों ने इशारे से बातचीत की और तीनों ने वहीं अपने पिता को गिरा लिया। जानवर बांधने वाली जो रस्सी होती है, पगहा जिसे कहते हैं, उससे उनके गले को कस दिया। दिमाग में यह आया कि घर में अगर पड़े रहेंगे तो पता नहीं कब किसको पता लगेगा, बाहर निकालकर चबूतरे पर रख दिया जाए। लेकिन उसके संबंधों से, उस अवैध संबंध से हम लोग इतना पीड़ित थे, इतना प्रताड़ित थे कि राम लखन ने उनके प्राइवेट पार्ट्स को काट कर आगे ले जाकर फेंक दिया। और वो आगे 70-80 मीटर पर बाद में पुलिस ने वो बरामद किया था। आज की घटना, 3 कुपुत्रों ने अपने पिता की नृशंस हत्या कर दी और एक महिला से अवैध संबंध की वजह से साल भर से सुन रहे तानों के कारण
अपने पिता के शव के अंगों को छत विछत कर दिया। ना तो इन कुपुत्रों के हाथ कांपे और ना ही उनका दिल पसीजा कि जिस बाप ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, जिस बाप ने हमारी शादी ब्याह कराई, उसको हम किस तरह से मार रहे हैं या उसकी हत्या हम इस तरह से कर रहे हैं, जरा सा भी उनके दिमाग में नहीं है। उनके पिता के महिला से संबंध तो अवैध थे, इसमें कोई दो राय नहीं, पर यह संबंध कोई चोरी छिपे नहीं थे, ये पूरी तरह सार्वजनिक थे और पूरा गांव घटना वाले दिन यही कह रहा था कि लोग इन दोनों के प्रेम संबंधों को उदाहरण के तौर पर बताते हैं। सामाजिक नियमों और सामाजिकता के चलते शायद ये दोनों शादी नहीं कर सकते थे, गांव से बाहर जा नहीं सकते थे और गांव के भीतर वो शादी करके रह नहीं सकते थे। सिर्फ इसलिए इनके संबंधों को अवैध कहा जाता था। लेकिन इनके संबंधों में कोई फूहड़पन नहीं था। बात सिर्फ इतनी थी कि वो शादी करके इस संबंध को वैध कर सकते थे, जो किसी भी कीमत पर हो नहीं पाया, उन्हीं 4 लोगों की वजह से जो बाद में काना फूसी करते। उनकी जमीन जायदाद न चली जाए इस भय से लड़कों को यह खटका हमेशा लगा रहता था कि पिताजी के इस महिला के पास जाने से ऐसा न हो कभी ये सारी जमीन जायदाद मेरे हाथ से निकल जाए या हम लोगों के हाथ से निकल जाए। इसीलिए वो इस संबंध से घृणा करने लगे और इसी घृणा की वजह से उन्होंने अपने बाप की हत्या कर दी। इसीलिए मैं अपने परिवार के सभी सदस्यों से यही कहूँगा कि इस तरह के हर संबंध को खराब कहना या खराब समझना, नाजायज ठहराना या अवैध कहना ये गलत है। संबंधों की परख हमेशा गुण दोष के आधार पर होनी चाहिए। बाप का दिल देखिए, वो चाहता तो अपने तीनों बच्चों के खिलाफ FIR करा सकता था। नो इंजरी केस का 307 IPC, अटेम्प्ट टू मर्डर, अरेस्ट भी होते, जेल भी जाते, लेकिन उसका दिल बाप का दिल था कि कुछ भी हो लड़के हमारे ही हैं। दूसरा, उसको जब फाग में गाए जाने वाली अश्लील तुकबंदी के बारे में बताया गया तो उसने कहा अपने बच्चों से कि देखो हम कोई चोरी नहीं करते, किसी को इस पर आपत्ति नहीं है, होली का दिन है, लोग गा रहे हैं, गाने दो। लेकिन बच्चों ने क्या किया? जब पूरा गांव एक होकर कह रहा है कि साहब इनके इस प्रेम संबंध का लोग उदाहरण देते हैं कि एक दूसरे को सहारा देना हो तो कैसे सहारा दिया जाए, कोई वो टीनेजर भी नहीं थे कि गांव से भागते और पूरा गांव थू थू करता। अपने अपने घर में रह रहे थे, लेकिन फिर भी ऐसे संबंध से ऐसी घृणा इन तीनों बच्चों को हुई, इन तीनों लड़कों को हुई कि उन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी। इसलिए ऐसे संबंधों की परख गुण दोष के आधार पर जरूर होनी चाहिए। सिर्फ ये मान लेना कि इस तरह का संबंध अवैध है, नाजायज है, गलत है, खराब है, ये उचित नहीं है। आशा है आप मेरी बात से सहमत होंगे। बहुत से लोग सहमत नहीं भी हो सकते। जिस तरह की टिप्पणियां आप करते हैं, जरूर असहमति के स्वर जरूर आएंगे, लेकिन सारे संबंध न तो बहुत अच्छे हैं, न सारे संबंध बहुत खराब हैं। सबको गुण दोष के आधार पर परखा जाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।